हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज हम लोग 68 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज एक मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। आज का जो यह मॉडल आंसर का टॉपिक होगा वह जीएस पेपर 2 का सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, एकेडमिक्स फॉर सीएसई 75 प्लस क्वेश्चंस का मॉडल आंसर तैयार किया है 68 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। इस सेक्शन में हमने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सेगमेंट में आंसर को तैयार किया है। तो आप लोगों के लिए यह जो सेक्शन होगा वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न आज का है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से मानव जीवन को सरल एवं सुखद बनाने में सहायक साबित हुआ है? भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को बतलाते हुए इस क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को लिखें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज की इस प्रश्न को समझते हैं कि आखिर इस प्रश्न की डिमांड क्या क्या है। तो यदि इस प्रश्न को अच्छे से समझें या अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें तो देखिए, पहला जो सेगमेंट है जिसमें हमें बताना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको उत्तर का जो पहला सेगमेंट होना चाहिए उसमें आप बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। दूसरा सेगमेंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से मानव जीवन को सरल एवं सुखद बनाने में सहायक साबित हुआ है, यानी कि आप अपने उत्तर का दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे कि किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह मानव जीवन में सहायक साबित हुआ है। तो आपके उत्तर का जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें आपको बताना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन में सहायक साबित हुए हैं। और आपके उत्तर का तीसरा सेगमेंट में यह बताना है कि भारत सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। आपको उत्तर का तीसरा सेगमेंट में प्रयास बताना है। और चौथे सेगमेंट में बताना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है। यह आपके उत्तर का फोर्थ सेगमेंट होगा, जो कि आपके उत्तर का लास्ट सेगमेंट होगा। और इसके बाद आप एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखिए। तो आइए अब हम लोग इस मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले शॉर्ट में 4 से 5 लाइन का एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है, जिसमें हमने बताया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा मानव समुदाय को प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान किया हुआ, प्रदत्त एक प्रमुख उपकरण है। भारत सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र के विकास में वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। यानी कि ये जो इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने प्रश्न के लगभग सारे सेक्शन को कवर कर लिए हैं। आप भी जब इंट्रोडक्शन लिखिए तो प्रयास करिए कि इंट्रोडक्शन में प्रश्न में जो भी सेगमेंट पूछे गए हैं उस प्रश्न के सभी पहलुओं को आप अपने इंट्रोडक्शन में कवर करिए। जिस प्रकार से इस इंट्रोडक्शन में हमने लगभग सभी पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा मानव समुदाय को प्रदत्त एक प्रमुख उपकरण है। भारत सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र के विकास में वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। यह इंट्रोडक्शन इसका समाप्त हो गया। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन को देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है। तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द सामान्यतः उन मशीनों के लिए प्रयुक्त होता है जो मानव बुद्धिमत्ता के अभिलक्षण प्रदर्शित करती है, जिनमें अवलोकन, तार्किकता, विवेक, बुद्धि, निर्णय लेना डैश आदि कार्य कृत्रिम रूप से संपादित किए जाते हैं। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि अवलोकन करना, तार्किकता, बुद्धि, निर्णय लेना, विवेक, ये सब जो मुख्य रूप से कार्य हैं, मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ, मुख्य रूप से यह मानव के कार्य हैं। लेकिन यदि मानव इन कार्यों को एक कृत्रिम यंत्र के माध्यम से करता है तो उसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम दिया गया है। तो यही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द सामान्यतः उन मशीनों के लिए प्रयुक्त होता है जो मानव बुद्धिमत्ता के अभिलक्षण प्रदर्शित करती हैं, यानी कि जो कि मानव की बुद्धि की तरह सोचती हैं, जिनमें अवलोकन करना, तार्किकता, विवेक, बुद्धि, निर्णय लेना आदि कार्य कृत्रिम रूप से संपादित किए जाते हैं। यानी कि ये सब जो कार्य हैं वह कृत्रिम रूप से किए जाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से इंटरनेट विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कंप्यूटर को मानवीय बुद्धि की नकल करने के योग्य बनाने के संबंध में कार्य करती है। यह एक मशीन को उसके बदलते परिवेश को समझने
और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए, अब हमने दूसरे पैराग्राफ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को डिफाइन किया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमने दूसरे पैराग्राफ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को डिफाइन किया, जो कि आज के इस प्रश्न का फर्स्ट सेगमेंट था, जिसमें पूछा गया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। अब हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संक्षिप्त में इसका जो विभाजन किया गया है दो भाग में, उसे हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो देखिए, मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के योगदान को निम्न रूपों में समझा जा सकता है, जो कि यह जो योगदान है यह आज के इस प्रश्न का नेक्स्ट सेगमेंट है कि मानव जीवन को सरल एवं सुखद बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से सहायक साबित हुआ है। तो उसे हमने इसे पॉइंट वाइज रूप में बताने का प्रयास किया है, जिसमें पहला पॉइंट बताया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से किसी भी कार्य को मानव की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है। यानी कि स्वाभाविक बात है, आप किसी कार्य को मशीन या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं तो वह कार्य जल्दी संपादित हो जाता है, यानी कि वह कार्य जल्दी घटित हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से किसी भी कार्य को मानव की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग ने एक क्रांति का कार्य की है। इसकी सहायता से कम समय में लोगों का इलाज, अर्ली डिटेक्शन, दवा अनुसंधान एवं खोज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित डायग्नोस्टिक के संपादन एवं क्रियान्वयन में सहायता मिली है। आप कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के योगदान को इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से प्रकृति में कुछ अनसुलझे रहस्यों एवं बाह्य अंतरिक्ष के मामलों को सुलझाया जा सकता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में लाभप्रद हो सकते हैं। देखिए, आप जब आंसर लिखते हैं तो प्रयास करें कि आपके उत्तर में विविधता देखने को मिलनी चाहिए। यानी कि जब किसी भी आप प्रश्न को डिटेल करें तो उसमें हर एंगल से कवर होना चाहिए, जिसमें आप प्रयास करें कि पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिकल उसका एस्पेक्ट हो, कल्चरल उसका एस्पेक्ट हो। इसके साथ साथ एक न्यू इमर्जेंस निकल कर सामने आया है, जिसमें आप स्पेस क्षेत्र को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसका सोशो पॉलिटिकल जो भी अप्रोच है आप उसमें इसे शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उस प्रश्न में इकोलॉजिकल अप्रोच को भी आप शामिल करने का प्रयास करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि औद्योगिक इकाइयों में वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच, उपकरण विफलता का पूर्वानुमान, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, 3D मानचित्र एवं डिजाइन तैयार करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक साबित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय लेन देन में होने वाली अनियमितता, ट्रेडिंग पैटर्न पर निगरानी कर मानव को बचाने में सहायक साबित हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट पॉइंट है, घरेलू स्तर पर प्रतिदिन के कार्यों जैसे सफाई, कुकिंग आदि में सहायक साबित हुआ है। स्कूलों एवं कॉलेजों में अध्यापन का कार्य, आप जानते होंगे कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कि रोबोट के माध्यम से अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। तो जो रोबोट है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट AI टेक्निक पर पूरी तरह से बेस्ड होता है। तो आप इसका उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं रोबोट का प्रयोग, विभिन्न स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में रोबोट का प्रयोग। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि इसकी सहायता से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जहां बैठकर गेम खेलने से वास्तविकता का आनंद, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड की इसमें बात की गई है, जहां बैठकर गेम खेलने से वास्तविकता का आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है यह, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव को तनाव युक्त एवं शारीरिक कष्ट देने वाले कार्यों को करने से बचा सकता है। सपोज करते हैं कोई जोखिम भरा कार्य है तो उन कार्यों को मानव द्वारा किए जाने की बजाय आप रोबोट के माध्यम से उन कार्यों को संपादित करवा सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज में पढ़े होंगे कि भारत सरकार ने बड़े बड़े टंकी या नालियों की सफाई के लिए बड़े बड़े टंकी या नालियों की सफाई कार्य में अब मानव के स्थान पर रोबोट के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। यानी कि जो रोबोट है वह नालियों की सफाई करेंगे। तो आप इसे उदाहरण के रूप में इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कानूनों का उचित क्रियान्वयन में भी सहायक हो सकता है। साथ ही अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के रूप में अपराधियों के चेहरे का मिलान, आवाज़ की डीएनए पहचान आदि। अब हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानव जीवन के दैनिक जीवन में विभिन्न उपयोगों को आपने देखा। अब हमने इसे संक्षिप्त में समराइज करने के बाद प्रश्न का नेक्स्ट सेगमेंट पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव जीवन को सरल एवं सुखद बनाने का कार्य किया है। अब हम देखिए इस प्रश्न में इंट्रोडक्शन लिख दिए। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफिनीशन यानी कि परिभाषा को बता दिए। परिभाषा बताने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल लिख दिए हमने, जो कि प्रश्न का दूसरा सेगमेंट था कि मानव जीवन के सरल एवं सुखद बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है। तो प्रश्न में ये 3 सेगमेंट समाप्त हो गए हैं। अब जो प्रश्न का नेक्स्ट सेगमेंट है कि भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य कर रही है, यानी कि भारत सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, इस सेगमेंट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार ने भी पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अनेक नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण तथा कार्यक्रमों को परिणत की है। परिणत का मतलब होता है उसे कार्य रूप में देना। परिणत का मतलब होता है उसे कार्य रूप में देना, या आप कह सकते हैं कि उसे क्रियान्वित करना या लागू करना भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता समूहों के आकार में विश्व में चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वह विश्व में तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर इंडिया है और दूसरे स्थान पर विश्व में चाइना है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 40 से 42 हज़ार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स कार्य कर रहे हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को गति प्रदान करने में एक्टिव एआई, आर्टिफिशियल, आर्या एआई, ऑटोमेटिक डाटा लैब, ये सब जो है वह स्टार्टअप हैं, जिनमें मुख्य रूप से एक्टिव एआई एक एआई स्टार्टअप हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल स्टार्टअप का नाम है, तीसरा हो गया आर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट हो गया ऑटोमेटिक डाटा लैब जैसे स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में नेस्कॉम एवं फिक्टिम द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देखिए हाल ही में एक संस्था है नेस्कॉम एवं फिक्टिक, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि नेस्कॉम एवं फिक्टिक द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वह रिपोर्ट यह कहता है कि आगामी कुछ वर्षों में, यानी कि जो आने वाले कुछ वर्ष हैं, आने वाले कुछ वर्षों में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में तकनीकी के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। किसके कारण? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। इसके कारण आईटी, रिटेल, फाइनेंस, टेक्सटाइल आदि सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यानी कि यह जो रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट कह रहा है कि आईटी, रिटेल, फाइनेंस, टेक्सटाइल इन क्षेत्रों में यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं तो आने वाले वर्षों में बड़ी स्तर पर यानी कि एक व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार द्वारा भी बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्य करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। आईआरसीटीसी रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सेंटर, आईआरसीटीसी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर आस्क दिशा नामक एक चैटबॉट विकसित किया है। आप इसे उदाहरण के रूप में लिखिए कि उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि आईआरसीटीसी ने आस्क दिशा नामक एक चैटबॉट विकसित किया है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2020 ईस्वी में गापी नामक वैश्विक समूह में शामिल हुआ। यह जो गापी जो प्रोजेक्ट है, इसमें भारत सरकार वर्ष 2020 ईस्वी में शामिल हुआ। नीति आयोग ने रेज 2020 नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया। यानी कि यह जो रेज 2020 नामक एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाया गया था, नीति आयोग भी इसमें शामिल हुआ। वर्ष 2020 ईस्वी में गापी नामक वैश्विक समूह में भारत शामिल हुआ। इसके जस्ट बाद जो नीति आयोग है उसने रेज 2020 ईस्वी नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया।
रेज 2020 नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया। तो इसे आप लोग अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ #AI फॉर ऑल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल शीर्षक से एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भागीदारी वह $7.8 बिलियन आंकलित की गई है। यानी कि यदि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोल है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मूल्य आंकी गई है वह $7.8 बिलियन आंकलित की गई है। अब हम लोग देखिए प्रश्न के 4 सेगमेंट को हमने इसमें कवर कर दिया। पहला जो सेगमेंट था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेफिनेशन। दूसरा सेगमेंट था मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान। और तीसरा सेगमेंट था कि भारत सरकार इस दिशा में कौन कौन से प्रयास किया रही है, यानी कि भारत सरकार के प्रयास। प्रश्न के ये 3 सेगमेंट को हमने अब तक कवर कर लिए हैं। अब जो प्रश्न का नेक्स्ट सेगमेंट है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय चुनौतियां, कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है। तो देखिए पहला जो चुनौतियां विद्यमान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्तर पर वह है कि नैतिक स्तर पर उचित नहीं। आप इसे उदाहरण के रूप में समझिए। सपोज करते हैं कि मानव जो है वह नैतिक एवं अनैतिक कार्यों को डिस्कस कर सकता है या फिर डिसाइड कर सकता है कि ये जो वर्क है वह अनैतिक है और वर्क बी है वह नैतिक है। लेकिन सपोज करते हैं कोई रोबोट या मशीन है वह नैतिक मूल्यों को डिसाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंध में सीमित विशेषज्ञता, यानी कि भारत जो है वह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत अभी अन्य देशों की तुलना में विशेषज्ञों का अभाव है। भारत में सीमित विशेषज्ञ हैं, यानी कि विशेषज्ञों का व्यापक स्तर पर उपलब्धि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचनाओं का फिल्ट्रेशन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार की भविष्य की कमी। सपोज करते हैं यदि किसी विद्यालय में अभी एक ह्यूमन पढ़ा रहे हैं, यानी कि ह्यूमन के रूप में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वही सपोज कुछ दिन के वर्षों के बाद या 20 वर्षों या 10 वर्षों के बाद एक रोबोट की उनके स्थान पर नियुक्ति कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि रोजगार में गिरावट देखने को मिलेगी, रोजगार के स्तर में गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डाटा सुरक्षा और निजता संबंधी चिंताएं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की कमी। तो देखिए इतना हमने चुनौतियों को बताया, यानी कि आज अभी तक जो प्रश्न के जो सारे सेगमेंट थे वो हमने कवर कर दिए। प्रश्न के सभी सेगमेंट को कवर करने के बाद एक संक्षिप्त और अच्छा सा कंक्लूजन लिखिए। तो उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर भारत की औद्योगिक कार्यों एवं उत्पादन को गति प्रदान की जा सकती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा इत्यादि के प्रयोग से वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाया जा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मध्य समन्वय की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। देखिए हमने इसमें भविष्य के लक्ष्य के साथ साथ कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उसे भी हमने इसमें कवर कर लिया है। इसके साथ साथ हम यह भी बताए हैं कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर भारत का जो लक्ष्य है कि 2030 ईस्वी तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना, उस लक्ष्य की भी प्राप्ति की जा सकती है। देखिए हमने यहाँ बताया है ना कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा आदि के प्रयोग से वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाया जा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में मानवीय मूल्यों, इतना हमने बताया कि कैसे लक्ष्य प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद फिर हमने बताया कि जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम में, जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उसे हमने इसे बताया कि मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मध्य समन्वय की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।